तो हेलो गाइस, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो फाइनली एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साइंस के एक और नए क्लास में। तो हमारा जो साइंस का सुपर मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसका ये 9वां क्लास है आपका। और देखो एक बार फिर से कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है साइंस के टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ इस क्लास के अंदर, जो आपके प्रीवियस एग्जाम पे पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज बता दूं कि अगर यहाँ से क्लास से क्वेश्चन कर लेते हो साइंस का और महापीडीएफ 2.0 का पूरा साइंस पढ़ लेते हो तो 10/10 लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ से साइंस पढ़िए, एग्जाम में फाड़ के आएंगे। तो आज ही चलिए शुरुआत करते हैं। फटाफट इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने महापीडीएफ 2.0 का भी जिक्र किया। हजारों कैंडिडेट लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो पिछला बैच हुआ था 1/2023 का, ठीक है, उसमें इस महापीडीएफ 2.0 ने धमाल मचा दिया था। अगर नहीं लियो तो लेकर के फटाफट अपनी तैयारी करो। इसका कॉस्ट मात्र RS 100 रुपीज है। अब इसमें देखो साइंस के 1100 क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। मैंने कहा कि क्लास का साइंस कर लो और ये महापीडीएफ 2.0 का साइंस कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 में 10 करके आओगे। करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश के 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। रीजनिंग के 12 सेट मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका कॉस्ट RS 100 है। और ये मैथ का आपका इसमें 12 बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं। इसका कॉस्ट RS 50 है। ठीक है, एक काम करना, अगर अभी तक नहीं लियो तो 9795111812 पे मुझे व्हाट्सएप कर लेना। पेमेंट मेथड बता दूंगा, पेमेंट कर लेना और वही व्हाट्सएप पे आपको ये मिल जाएगा। पेमेंट के बाद लेकर के अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करिए। डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है एग्जाम में ना, ये बूस्टर का काम करेगा। एग्जाम एकदम बूस्ट कर देगा आपकी जो है तैयारी को। आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिया गया, क्वेश्चन फॉर यू। याद रखिएगा, मैं हर बार होमवर्क के तौर पे लास्ट में एक क्वेश्चन देता हूँ। प्रीवियस क्लास का ये क्वेश्चन है, इफ क्रीम इज रिमूव फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी। देखो कभी भी पूछ रहा है कि जब दूध मथा जाता है और क्रीम जब अलग कर दिया जाता है दूध से, तो उसकी डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है? देखो काफी लोगों ने इसका जवाब सही दिया था। और इसका सही जवाब क्या होगा कि जब कभी भी मिल्क में से जब क्रीम निकाल लिया जाता है तो क्या होता है, डेंसिटी मिल्क की बढ़ती है। तो कई लोगों ने गलती से कह दिया था सर घटती है। घटती नहीं है बाबू, याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा गया है। जब कभी भी मिल्क में से क्रीम वो कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है, अलग कर दिया जाता है, तो क्या होता है, डेंसिटी मिल्क की बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन है ये, वो तो होमवर्क के तौर पे दिया गया था। पहला क्वेश्चन कह रहा है इट इज इजियर फॉर ए मैन टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर वाटर बिकॉज। कह रहा है कि मतलब जो समुद्र का पानी होता है उसमें आदमी के लिए तैरना थोड़ा आसान होता है नदी वाले पानी की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? देखो सीधा सा, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर क्या होती है, लेस होती है किसकी अपेक्षा, रिवर वाटर की डेंसिटी की अपेक्षा। अरे एक बात बताओ यार, जब डेंसिटी कम होगी आदमी के शरीर से, जितना डेंसिटी आदमी के जो है शरीर का है, अगर उससे कम डेंसिटी होगी तो आदमी तो डूब जाएगा ना उसमें। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हल्की चीज जो होती है जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ज्यादा डेंसर वाले मीडियम में क्या होता है, फ्लोट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सी वाटर की डेंसिटी होगी उसकी डेंसिटी कहीं ना कहीं रिवर वाटर से अधिक होगी, इसीलिए आदमी उसमें क्या है, आसानी से तैर पाता है थोड़ा नदी वाले पानी की अपेक्षा। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैव द लीस्ट वेवलेंथ। ध्यान से करिएगा, कह रहा है कि इनमें से सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसका होता है। याद करिए, जब मैंने आपको क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ घटता है, और अगर फ्रीक्वेंसी घटती है तो वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। तो लिस्ट वेवलेंथ इनमें से पूछ रहा है सबसे कम किसका, वो मैंने यहाँ पे रेडिएशंस के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें लिस्ट वेवलेंथ सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, गामा रेज का। याद रखिएगा, सबसे लिस्ट सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, गामा रेज का। और मैं अगर ये पूछ लूं आपसे कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, मैंने आपसे वही चीज कहा था ना, फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ कम होगा, ठीक है, और वेवलेंथ अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो गामा रेज का देखो वेवलेंथ क्या होता है, मतलब कम होता है, और फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी होती है, कौन बताएगा, फटाफट कमेंट करिए। तो चलिए, बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। जैसा मैंने आपको बताया था ना, देखो यही लाइट के मामले में भी सेम होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो क्या है ना, गामा रेज का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक है। ऑप्शन में सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एस बी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे याद करो यार, उस दिन मैंने तीन कंडीशंस आपको बता दिए थे। पहले कि सेंटर ऑफ अर्थ पे, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये मैक्सिमम किस पर होती है, पोल पे होती है, ठीक है। और मिनिमम किस पर होती है, इक्वेटर पे होती है। तो मतलब इक्वेटर पे अगर मिनिमम है, ठीक है, तो अब एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर, अब इक्वेटर से हम लोग कहां जा रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ अगर बढ़ रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी ना। इक्वेटर पे कम होती है, सबसे कम होती है, और जब पोल की तरफ जाओगे तो पोल पे सबसे अधिक होती है, तो कम से क्या होगा, ज्यादा होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if a body revolves around another body then the velocity of the revolution of the first body is equal। अच्छा एक चीज देखो, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग सपोज दैट ये एक आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ में हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो वो क्या है, इसकी कक्षा में ऐसे जो है क्या करता है, ऐसे राउंड राउंड में, ठीक है, क्या होता है, इसकी कक्षा में घूमता है। तो ये जो वेलोसिटी है इसको किस नाम से जाना जाएगा, इस
रेवोल्यूशन की वेलोसिटी को किस नाम से जाना जाता है? जैसे मान लो कि एक वेलोसिटी तो होती है आपका, आपने सुना होगा एस्केप वेलोसिटी, आपने सुना ही है। तो वैसे ही एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? ग्रेविटी से बाहर निकलने की स्पीड, ठीक है। किसी वजह से मान लो अर्थ की एक एस्केप वेलोसिटी होती है कि अगर इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाओगे, जो वो अर्थ की वो आपकी एस्केप वेलोसिटी है, तो क्या होगा? वो चीज जो है वो बाहर चला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, रॉकेट का 11 पॉइंट जो है 2 या 2 मतलब 11 पॉइंट समथिंग जो है किलोमीटर जो है आपका एस्केप वेलोसिटी होता है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि जब कोई चीज किसी चीज की राउंड में उसकी ऑर्बिट में जो ऐसे गोल गोल घूमती है, ठीक है, तो क्या होता है? उसको बोलता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब फैक्ट बताता हूं, देखो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या है? ऑर्बिटल वैल्यू की ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो जब हाइट इंक्रीज होगा तो ग्रेविटी क्या होगी? कम होती जाएगी। तो वैसे ही जब हाइट इंक्रीज होती है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाती है। मतलब धीरे धीरे क्या है कि जब ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर कम होगी, इसमें वेलोसिटी कम रहेगी, धीरे धीरे स्पीड कम होगा, इसका मतलब क्या है? उसके कक्ष से वो दूर जा रहा है, स्पेस में निकल जाएगा जहां पे ग्रेविटी नहीं है। तो इसको बांध के इसके ऑर्बिट में, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ऑर्बिट में बांध के क्या रखती है? उसकी ग्रेविटी ही तो रखती है। जब ग्रेविटी कम होगी, हाइट बढ़ेगी, तो क्या होगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कि इसका सही आंसर याद रखिएगा, कोई भी चीज एक दूसरे का अगर जो है राउंड में वो कर रही है, घूम कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है, तो क्या होगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसके ऑर्बिट में घूम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज इंक्रीज्ड बाय 41% देन द सैटेलाइट विल। कह रहा है कि देखो याद करो, वही चीज है, ध्यान करो, ध्यान से देखना। हाइट बढ़ने के साथ ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वही वाला यहाँ पे थ्योरी लगेगा। कह रहे कि अगर मान लो ये कोई अर्थ है और कोई इसके घूमने वाला कोई सैटेलाइट है, ठीक है, वही ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आया। कह रहा है कि अगर इसकी जो है स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी अगर इसकी 41% बढ़ा दी जाए, ठीक है, सैटेलाइट क्या होगा? और तेजी से चलेगा या डिसलेट हो जाएगा, उसकी और स्पीड कम हो जाएगी, या स्केप कर जाएगा, मतलब उसके क्षेत्र, उसके मतलब उससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ऑर्बिट से, या इनमें से कोई नहीं। ये भी यही आपको बताना है, फटाफट बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो वो स्केप कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब स्पीड बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो बाहर निकल जाएगा। जैसे स्केप वेलोसिटी होता है ना, वैसे ही ऑर्बिटल वेलोसिटी एक होती है कि इतनी स्पीड से वहां पे घूमना है उसको, ठीक है। अगर उससे अधिक होगा तो क्या होगा? उसके क्या होगा? ग्रेविटी के क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ध्यान से करिएगा। कह रहा है कि एक फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि एक फोर्स जो है 10 न्यूटन का काम कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, और वो ऑब्जेक्ट जो है द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, 10 न्यूटन का क्या है? फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर, कितना? 5 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है। तो आपको यहाँ पे टोटल कितना वर्क हो रहा है ये पूछ रहा है। बेहद ईजी है, वर्क का फॉर्मूला पता होगा, कर लोगे। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, याद रहेगा। एस से दर्शाते हैं इसको, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क बराबर, वर्क के 1 मिनट रुक जाओ, वर्क बराबर फोर्स कितना लगा? 10 न्यूटन का, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 का, 10 पचे 50, मतलब 50 जूल आपका सही आंसर हो गया। जूल क्या है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, याद रहेगा। 50 जूल का टोटल काम हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गर्ल इज कैरिंग ए स्कूल बैग ऑफ 3 kg मास ऑन हर बैक एंड मूव्स 200 मीटर ऑन ए लेवल्ड रोड। ध्यान से करिएगा, देखिए ये एक लेवल्ड रोड है, ठीक है, और इस पर एक लड़की क्या है? ऐसे चल रही है, ठीक है, और ये क्या की हुई है? ऐसे अपने बैग पे मतलब अपनी पीठ पे जो है, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ, अपनी पीठ पे क्या है? 3 किलो का एक बैग, स्कूल गर्ल है, 3 किलो का बैग लेके चल रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि वो क्या है? पहले तो मास कितना है? 3 किलो का, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 200 मीटर का, ठीक है। तो आपको टोटल कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे 3 केजी वही आप निकाल लो, ठीक है, मतलब 3 न्यूटन लगभग लगभग आपका कितना हो जाएगा बताइए? 30 न्यूटन हो जाएगा जब आप कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। तो कैलकुलेट करिए और फटाफट सॉल्व कीजिए। वर्क इज इक्वल टू, 1 मिनट रुक जाओ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। अब फोर्स, अब देखो ये मत कहना कि सर फोर्स का भी फार्मूला नहीं पता है। फोर्स निकालो, कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, मास दिया गया है, फोर्स निकालो कितना लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू 3 केजी है, तो मतलब कितना हो गया? 10 3 30 यार, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका कितना हो गया? 30 न्यूटन का आपका फोर्स हो गया, इनटू, अब देखो यहाँ पे क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 200 मीटर का। अब अगर एक चीज ध्यान से देखोगे तो ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, बैग और रोड के बीच का एक डिस्प्लेसमेंट जिसपे हो रहा है, ये एक एंगल बन रहा है। ये एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट 90 डिग्री। और कॉस्ट 90 डिग्री का एंगल कितना होता है? बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो इंटू 0 कर दो, बराबर कितना हो जाएगा? वर्क डन बराबर 0 हो गया, ठीक है। टोटल वर्क डन कितना हो गया? 0 हो गया। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
तो याद रखिएगा, जब कोई भी काम 90 डिग्री एंगल पे हो रहा है, ठीक है, ऐसे एंगल बना के जब कोई काम होता है 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क सीधा डन जीरो हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक 90 बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से करिएगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दो प्रकार के, किस प्रकार की ये एनर्जी है, ये सबके सब मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, याद रखिएगा इनको मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, इसको ध्यान से करिएगा, क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंका जाता है और फिर क्या होता है, वो नीचे ग्राउंड पे आ जाता है, क्या उसका पोटेंशियल जो है एनर्जी मैक्सिमम कब होगा। अच्छा याद करो मैंने क्या बताया था पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला, बहुत ईजी है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैंने बताया था mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, यानी जो है वो ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पे रहा होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहा होगा, है ना, जब उसको एक हाइट पे वो जाता है फिर वहां से वो वापस चला आता है, उस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, तो जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे रहा होगा वो ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रही होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एट द मैक्सिमम हाइट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरह की एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम, कोयला से प्राप्त की गई एनर्जी, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी होता है ना, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो होगा स्थित ऊर्जा बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, लाइट एनर्जी होगा नहीं, क्या होता है, थर्मल एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है, याद रहेगा, थर्मल एनर्जी जो है कोयले से हमें कमर्शियली जो है प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरह की एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर बेसिकली कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपको पता है, मैं देखो जनरेटर का भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, और डायनमो का भी बता दिया, मोटर का भी। बेसिकली देखो होता क्या है ना, जनरेटर में क्या काम करता है, डायनमो ही तो होता है ना, ठीक है, तो जनरेटर मोटर डायनमो किसी का भी पूछता है, डायनमो और जनरेटर का तो सेम ही होगा, बस मोटर का जो है इसका अपोजिट हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या, देखो इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या होता है, जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी जब पंखी घूमती है तो फिर क्या होता है, वो डायनमो का जब पंखी घूमेगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बट सम ऑफ दी एनर्जीज आर आल्सो फाउंड इन दिस प्रोसीजर, लाइक हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, और ये फिनोमेना किसको इलिस्ट्रेट करता है, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, या नन ऑफ दीज। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही तो है भाई, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही तो है। याद करो कि इस ब्रह्मांड में टोटल जितनी एनर्जी आपकी मौजूद है, ठीक है, वो क्या है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग ट्रांसफर फॉर्म सिर्फ कर सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि कंबस्टन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी, कह रहा कि कंबस्टन किस एनर्जी को किस में वो कन्वर्ट करने का। तो देखो कंबस्टन में होता क्या है, जल्दी बताइए, कंप्लीट कंबस्टन का मतलब ये हुआ कि हीट जनरेट हो और कोई चीज पूरी तरह से जल जाए, मतलब केमिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, ऑप्शन और भी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी, कह रहा है इनमें से किसका सेंटर ऑफ मास जो है बाहर की तरफ होगा, एक चूड़ी का, डाइस का, शॉटपुट का, शॉटपुट मतलब जैसे वो लोहे का गेंद होता है ना जिसको ऐसे फेंका जाता है, लोहे का वो जो होता है, ठीक है, गोल सा, और एक पेंसिल का। देखो इसके इनमें से जो है जो बैंगल है चूड़ी का जो है ना, ये चूड़ी ऐसे क्या होता है, गोल होता है, कहीं बीच में तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा नहीं, तो उसको कहीं से भी बाहर से कहीं से भी उसको ऐसे लटका दोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास मतलब पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है एक जगह पे सेंटर ऑफ मास पे क्या करता है, काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पोक यूज्ड इन द व्हील ऑफ ए बाइसिकल इंक्रीजेज इट्स, कह रहा है कि देखो साइकिल में आपने देखा होगा तिल्ली लगा होता है, लगभग जितना आप 28-30 तिल्ली ऐसे 24 तिल्ली लगा होता है, ठीक है, तो ये तिल्लियां क्यों लगाई जाती हैं साइकिल में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाती है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या मोमेंटम, क्या बढ़ाती है ये क्या बढ़ाने का काम करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने का काम करती है उस बाइसिकल का, ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में ये पूछा गया, गलत नहीं होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन, इन ए प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्टर बिकॉज द इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, ये भी ध्यान से करना, प्रेशर कुकर में कुकिंग फास्ट क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज द इंक्रीज इन जो वेपर प्रेशर में जो इंक्रीज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज द स्पेसिफिक हीट को बढ़ा देता है, स्पेसिफिक हीट को घटा देता है, या बॉइलिंग पॉइंट को घटा देता है, या बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, इनमें गलत मत करिएगा। देखो होता क्या है ना कि जब हम लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि जो वेपर प्रेशर में जो इंक्रीजमेंट होता है वो क्या करता है, वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, गलत मत करिएगा। द वॉल ऑफ ए डैम इज मेड थिकर, ये भी ध्यान से करिएगा, कह रहे कि कभी कभी आपने देखा होगा डैम, अगर आपने नहीं देखा है तो उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, कि जो बांध होता है ना उसकी दीवारें नीचे की तरफ जो पानी में होता है जो हिस्सा उसको थोड़ा मोटा बनाया जाता है, ठीक है, एंड द टॉप बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड द वाटर ऑन द वॉल, अब क्या होता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको पतला बनाया जाता है, तो ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जो प्रेशर जो दीवार पे जो क्या करता है, जो ये पानी जो होता है बॉटम पे नीचे की तरफ, ठीक है, तो उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है पानी के द्वारा, तो वो क्या होता है, डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ वॉल, मतलब कितना मोटा वॉल है उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है, या उसकी हाइट पे डिपेंड करेगा, या उसकी डेप्थ पे डिपेंड करेगा, या एरिया पे उसके डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये चीज याद रखिएगा, ये उसके डेप्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है, इंक्रीजेस विद द डेप्थ ऑफ दीवार, जैसे जैसे दीवार की जो है गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है ना, पानी का,
तो अब बताओ, अगर प्रेशर जब बढ़ रहा है, अगर दीवार मोटी नहीं रहेगी तो दीवार तो गिर जाएगी ना, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्लाउड फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर, कह रहा है कि देखना आपने, हमेशा एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऐसे बादल घूमते रहते हैं, है ना। तो बादल घूमते क्यों रहते हैं? लो प्रेशर की वजह से, लो डेंसिटी, लो विस्कोसिटी या लो टेम्परेचर। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी लो डेंसिटी होती है, ठीक है। लो डेंसिटी की वजह से क्या होता है, क्लाउड्स जो है एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर एल्टीट्यूड? याद करो मैंने कराया था, कह रहा है कि हायर एल्टीट्यूड्स पे, अधिक ऊंचाई पे सांस लेना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाता है, या टेम्परेचर कम हो जाता है, या फिर ओजोन की वजह से, या हाई ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के, उच्च आर्द्रता की वजह से। देखो होता क्या ना, कि जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, अधिक ऊंचाई पे जब जाते हैं, तो एयर प्रेशर वहां पे क्या हो जाता है, ड्यू टू लो एयर प्रेशर, एयर प्रेशर क्या हो जाता है वहां पे कम हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत आती है, और कभी कभी जो है नाक वगैरह से खून आने लगते हैं, ठीक है। चलो, पिटॉट ट्यूब इज यूज टू मेजर, पिटॉट ट्यूब का जो है इस्तेमाल क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड। गलत मत करेगा। सो दैट इज, देखो पिटॉट ट्यूब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड का इसमें वो करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड, ये क्या है, इस विस्कोसिटी से ही तो संबंधित होगा ना, चिपचिपाहट। तो वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, वो कोई भी लिक्विड, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो मेजर करके ये बताएगा कि उस लिक्विड की विस्कोसिटी आप तब आप निकाल पाओगे, ठीक है। क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड जो है क्या करता है, पता करता है, पिटोट ट्यूब ये मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके एट द मैक्सिमम टेंपरेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेंपरेचर द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन इज। कह रहा है कि अगर मैक्सिमम टेंपरेचर जो होता है, एट द मैक्सिमम टेंपरेचर, जिसको हम लोग क्रिटिकल टेंपरेचर बोलते हैं, उस पर सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी? क्रांतिक तापमान कहे जाने वाले अधिकतम तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान कितना होता है सरफेस टेंशन का मैक्सिमम टेंपरेचर पे? सो दैट इज 0, ठीक है। याद रखिएगा, मैक्सिमम टेंपरेचर पे क्या होता है, जिसको हम लोग क्रिटिकल टेंपरेचर बोलते हैं, इस पर सरफेस टेंशन 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन MLT-2 करस्पॉन्ड टू MLT-2, ये किसका है जी? एग्जाम में पूछता है, एक जरूर आपका जो है डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा। तो MLT-2 ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है, याद रखिएगा, दैट इज ऑफ फोर्स। किसका है? फोर्स का है, ठीक है, याद रहेगा। डायमेंशनल फार्मूला है फोर्स का MLT-2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नो डायमेंशन? ये भी गलत नहीं होना है। कि इनमें से कौन से फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है? पावर, मास, एंगल, या फिर टेम्परेचर। तो किसका कोई डायमेंशन नहीं होता है? दैट इज एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाए, ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब एक निर्धारित समय में निर्धारित जो है क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब उसकी वेलोसिटी जो है, एक तरह से कह सकते हो वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, याद करेगा गलत नहीं होना चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग ए बॉल अपवर्ड? कि अगर किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका जाए, इनमें से क्या कांस्टेंट रहेगा? डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, एक्सीलरेशन, या वेलोसिटी? गलत मत करेगा। दैट इज एक्सीलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब कोई चीज ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ए लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग। ध्यान से देखना कि जब लंबी कूद जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, थोड़ा जंपर क्या है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक कूदना है, तो क्या है कि यहाँ से यह तुरंत थोड़ी कूद जाता है ना। जो दौड़ाक होता है, मतलब कूदने वाला जो होता है आपका एथलीट, वो क्या करता है, थोड़ा दौड़ता है, तो क्या बिल्ड करता है, अपना एक मोमेंटम कंजर्वेशन वो क्या करता है, बिल्ड करता है, ठीक है। क्या करता है, याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेंटेन नहीं करना है, गेन करना है, ठीक है। मोमेंटम जब होगा ही नहीं तो मेंटेन कहां से करेगा, क्या है, मोमेंटम गेन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या है, वो एक मोमेंटम गेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When a ball drops on the floor, it bounces. Why does it bounce? कह रहा है कि जब कोई बॉल, आपने देखा होगा कि जब फ्लोर से, अगर छत वगैरह से कोई गेंद गिराओ, वो बाउंस करती है। ऐसा क्यों होता है? न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो वो क्या है, हमारे पे इक्वल रिएक्शन करेगा, मतलब ड्रॉप किए तो वो बाउंस करेगा, ठीक है ना। सरफेस उस पर क्या है, फोर्स लगाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेट विल बी ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन का थर्ड लॉ आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा है कि एक पर्सन इज हर्ट एंड किकिंग ए बिग स्टोन ड्यू टू, देखो कह रहा है कि क्या होता है ना, कि एक आदमी जो है, जब किसी पत्थर पे अगर तुम पैर मारो, किक करो, तो क्या होगा, उल्टे तुम्हें ही चोट लगेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इनर्सिया की वजह से होता है, ठीक है। ये क्या है, इनर्सिया की वजह से होता है, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है, उसमें जड़ता जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज बता, देखो वो क्या, वो रेस्ट में है, तुम्हारी क्या है, तुम्हारा पैर तुम अचानक से ऐसे स्पीड में लेके आ रहे हो और अचानक से रोक करके इस पर मार रहे हो, तो क्या है, वो इनर्सिया का होता है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक रहेगा, इनर्सिया उसमें उतनी अधिक रहेगी। याद रखिएगा, एग्जाम में ये चीज पूछता है, कभी कभी कह देगा कि एक फुटबॉल है और एक लोहे की गेंद है, ठीक है, तो कौन जो है, किसमें इनर्सिया ज्यादा होगा, ये ऐसे पूछ सकता है।
हमेशा याद रखिएगा लोहे की गेंद कहीं ना कहीं फुटबॉल से जो है क्या होगी, भारी होगी, है ना। तो जिसमें जिसका मास अधिक होगा, हमेशा याद रखिएगा मास जो है हमेशा जो इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इन ए मेटालिक बॉडी इफ 2 पॉइंट्स आर एट डिफरेंट पोटेंशियल देन, कह रहा है कि कोई मेटालिक बॉडी है, ठीक है, और उस पे 2 पॉइंट्स हैं, 2 अलग-अलग डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है क्या करेगा, हमेशा याद रखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है क्या होता है, एनर्जी हमेशा फ्लो होती है। याद करो, गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बार-बार बताया है कि हाई पोटेंशियल से मतलब जैसे मान लो कि कोई सेल है ये, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, हमेशा क्या होगा, जो एनर्जी फ्लो होगा हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। इसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं, इसको लो पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो एनर्जी है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ऐसा नहीं है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो नहीं होता है, लेकिन हमें पढ़ाया सिर्फ यही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द, कह रहा कि देखो जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होगा, देखो पहले तो मैंने 2 चीजें बताई थी, अगर तुम लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया घटाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो वैसे ही देखो क्या है कि रेजिस्टेंस बढ़ने की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, याद रखिएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और एक चीज और होता है, टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे, ठीक है, तो भी क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, देखो घटने मतलब रेजिस्टेंस 2 चीज पे, सबसे पहले 3 चीज होता है, टेम्परेचर, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि बढ़ने पे बढ़े, ठीक है, क्योंकि अब बढ़ाओगे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाता है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाओगे अगर जो है मीडियम का मतलब कंडक्टर का क्या होगा, तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। वाटर बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब बनता है, जब उसमें मेटालिक साल्ट ऐड कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू है, ध्यान से करिएगा, होमवर्क के तौर पे देता हूं। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। देखिए एक घर है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल टूल्स का जो है लिस्टेड ये नीचे दिए गए हैं, इसमें सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड, 1 महीने में किलोवाट आवर में, 30 दिन में जो है कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है यूज की गई थी, कितना यूनिट या कितना किलोवाट आवर, कितना वो आपको बताना है, ठीक है, कितना जो है यूनिट एनर्जी यूज हुई है। चलो 10 लैंप है, लैंप 10 वाट के 4 लैंप हैं, ठीक है, जो 10 घंटे डेली चलते हैं। टीवी 100 वाट का एक है, 10 घंटे डेली चलता है। कपड़ा प्रेस करने वाला प्रेस जो है एक है, और कितना 2 घंटा डेली चलता है 300 वाट का। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो सही होगा 63 किलोवाट आवर, 65 किलोवाट आवर, 60 किलोवाट आवर या 69 किलोवाट आवर। जो सही आंसर होगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, सभी लोग आंसर जरूर कमेंट करेगा। और फिलहाल क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारे प्यार। चलिए बाय।